नमस्कार। कक्षा 8 का हमारे अतीत का ये नेक्स्ट चैप्टर, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देखिए, पहले के पार्ट में हम देख चुके हैं किस प्रकार कंपनियां व्यापार के लिए आई, कैसे कैसे उन्होंने परिस्थितियां पैदा की और लोगों को संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखी। ठीक है, और किस प्रकार उनकी नीतियों से राजाओं, नवाबों, किसानों, आदिवासियों पर प्रभाव पड़ेंगे। और इस अध्याय में हम समझेंगे कि विद्यार्थियों के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर ही नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, यानी वे यहाँ की संस्कृति है उसके लिए भी ध्यान देंगे, और वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को भी बदलना है। और इसके लिए वो क्या बदलाव करें, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए वो क्या कदम उठाए या कैसे कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चली कि अंग्रेजों की तरह भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए क्या किया जाए। अब देखिए, अंग्रेजों की शिक्षा को किस तरह देखते थे या अंग्रेज शिक्षा को किस रूप में देखते थे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज सोचते थे कि शिक्षा के जो विचार आज हमें सहज और सामान्य दिखाई देते हैं वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए। यानी 200 सालों तक का शिक्षा के संबंध में ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ अपने को एक ब्लॉक दिया गया है, इसमें कहा गया है भाषाविदे। देखिए, भाषाविदे ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जिनको कई भाषाओं का ज्ञान होता था। अब देखिए, प्राच्यवाद की परंपरा जो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी उस परंपरा के तहत कहा जा रहा है। ठीक है, देखिए 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। ध्यान रखें, 1787 विलियम जोन्स। ठीक है, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। किसको? विलियम जोन्स को। कानून का माहिर होने के साथ साथ विलियम जोन्स एक भाषाविद थे, यानी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया था, यानी पढ़ाई के दौरान ग्रीक और लैटिन भाषा का अध्ययन किया। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने दोस्त से उन्होंने अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख ली। तो इस प्रकार वो कई भाषाओं के ज्ञाता हो गए। इन भाषाओं में देखें तो कौन कौन सी भाषा है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, इतनी भाषाओं के वो ज्ञाता हो गए। कलकत्ता में आने के पश्चात उन्होंने क्या किया, इसके बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियां सीखने, संस्कृत व्याकरण सीखने और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने का काम करने लग गया। अब एक नई भाषा उनके सामने जुड़ गई, संस्कृत। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। यानी उनके अध्ययन की जाने वाली पुस्तकों का दायरा बढ़ गया। जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर हैं, वो भी उनके जैसे ही दिलचस्पियां रखते हैं, यानी वो भी ऐसा ही काम करना चाहते हैं, उनकी भी सोच ऐसी ही है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक एक विशेष नाम आ रहा है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक। दूसरा नाम आ रहा है नेथेलियन। तो जो कोलब्रुक है तथा नेथेनियल हॉलहेड है, ये भारतीय भाषाओं को सीख चुके थे और संस्कृत व फारसी भाषाओं का या फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। यानी विलियम जोन्स ने जब संस्कृत पर अध्ययन किया था, कर रहे थे, तब उन्हें पता चला उनकी तरह ही कोलब्रुक्स और
नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में ये लगे हुए हैं। ठीक है, अब इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो ये 1784 में स्थापित एक संगठन था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और एशियाटिक रिसर्च नाम से एक शोध पत्र का भी प्रकाशन उन्होंने शुरू कर दिया विलियम जोन्स ने। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। यानी भारतीय संस्कृति और पश्चिम की संस्कृति दोनों के प्रति उनमें गहरा आदर भाव था। उनका ये मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से ही अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र ग्रंथों और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना जरूरी है। यानी उन्होंने ये विश्वास किया कि यहाँ की सभ्यता भी बहुत फली फूली विकसित रही है, लेकिन वो धीरे धीरे पतन की ओर चली गई। यदि हम इनकी उस सभ्यता को समझें तो हमें उनके प्राचीन सभ्यताओं को देखना पड़ेगा और उनकी प्राचीन काल की वैभव की जानकारी उनकी संस्कृति से पता चलेगा। तो भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से अपने वैभव के शिखर पर थी, लेकिन जब पतन हो गया तो ये समझने लगे कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथ खोजना भी जरूरी है, उनको समझना भी जरूरी है, जिससे क्या होगा, हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को उन्हीं की रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास की आधारशिला तैयार की जा सकती है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने लगे। यानी वो मानते थे कि प्राचीन ग्रंथों से इनके वैभव के बारे में पता चलेगा और यदि उनके बारे में पता चल के उनके साथ काम किया जाएगा तो उनका विश्वास भी प्राप्त किया जा सकेगा। इस तरह कोलब्रुक और विलियम जोन्स ने क्या किया, प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने का काम शुरू किया, उनकी व्याख्या की, अनुवाद करने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में उन्होंने काम किया, या इस काम के लिए वो जुट गए। क्योंकि उनको क्या विश्वास था, उनको विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद करेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा से अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। और वाकई एशियाटिक सोसाइटी है, उसने भारत के लोगों में प्राचीन वैभव के प्रति वापस एक इच्छा जागृत की थी। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। वे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने, संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थान की स्थापना करने की बात करने लगे। यानी संस्कृत और फारसी साहित्य यहाँ पढ़ाया जाए, काव्य पढ़ाया जाए, इसकी व्यवस्था यहाँ हो, ये कुछ अंग्रेज अधिकारी चाहते थे। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिस चीज़ से वो लोग पहले से परिचित हैं, जिसे वे आदर और महत्व और सम्मान के साथ देखते हैं। उनको अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज विदेशी जनता का दिल जीत सकते थे। यानी ऐसा करके ही अंग्रेजी लोग है वो देशी जनता का दिल जीत सकते थे। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की भी उम्मीद कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 के अंदर कलकत्ता में एक मदरसा स्थापित किया गया और साथ ही साथ 1791 में यानी 10 साल बाद बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी गई।
ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। लेकिन कंपनी के सारे जो अफसर थे या जो लोग थे बड़े पदों पर थे, वो सारे के सारे इस विचार से सहमत नहीं थे कि भारत को ऐसी शिक्षा दो जिसके बारे में वो पहले से जानते हो, जिसके प्रति उनमें आदर हो। हालांकि यहाँ 1781 में अरबी फारसी के लिए कलकत्ता मदरसा खोल दिया गया और संस्कृत के लिए 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज खोल दिया गया, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। यहाँ देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक दे रखा है और रिचर्ड वेस्ट मार्कोट का है 1830 में। अब ये कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में है। अब इस तस्वीर से देखिए क्या पता चलता है। इसे पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह की सोच रखते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के समर्थक है, यानी प्राचीन काल के, जो भारत के प्राचीन काल समर्थक है। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहे हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते हैं, जिन्हें वे कई बार बोलियों समझने और वर्नाक्युलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में वो जानना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना कर दी और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार बनेगी या आधार होने चाहिए। तो ये कुछ बातें किसके हाथों थी? विलियम जोन्स के हाथों। कुछ शब्दावली देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है यहाँ प्राच्यवादी क्या है। देखिए प्राच्यवादी क्या है। एशिया की भाषा और संस्कृत का ज्ञान रखने वाले लोग क्या थे? प्राच्यवादी। मुंशी कौन था? जो फारसी पढ़ता भी था, लिखता भी था और पढ़ाता भी था। वर्नाक्युलर शब्द के देखो भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है। देखो वर्नाक्युलर यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी आमतौर पर जो वर्नाक्युलर प्रेसेट है, आमतौर पर जो वर्नाक्युलर नाम है वो मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय या भाषा या बोली के लिए वर्नाक्युलर शब्द आता था। भारत में जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल करने वाली स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषाओं अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे। यानी अंग्रेजों की भाषा अलग थी, यहाँ की स्थानीय भाषा अलग थी, तो उनको अलग करने के लिए वो वर्नाक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। मदरसा सीखने का स्थान जो अरबी में मदरसा कहलाता था। ये किसी भी तरह का स्कूल हो सकता था, कॉलेज हो सकता था या कोई संस्थान भी हो सकता था। अब देखिए पूर्व की जघन्य गलतियां क्या थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। यानी शिक्षा जो प्राचीन काल के अंदर थी उसकी वो आलोचना कर रहे थे। ठीक है, उनका कहना था कि पूर्वी समाज है उसका जो ज्ञान है वो त्रुटि से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, गलतियां हैं, उसमें वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो उन कुछ अंग्रेजों के मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस पर खर्चा नहीं करना चाहिए। किस पर? अंग्रेजी अरबी पर। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल मुख्य थे। तो जेम्स मिल को मानना था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने के लिए या देसी जनता का दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर काम नहीं करना चाहिए। उनके हिसाब से यानी जनता को खुश रखना हो, जनता का दिल जीतना हो, उस प्रकार से उनकी भावनाओं के हिसाब से शिक्षा मत दो। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दो। और इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाओ कि पश्चिम से किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं प्राप्त की हैं। यानी पश्चिम ने जो सफलताएं प्राप्त की उनके बारे में उनके बताओ। ये देखिए 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध तीखा हो गया था। कब तक? 1830 के दशक तक। थॉमस दे रखा नाम या थॉमस बेबिंगटन मेगाले
मैकाले का नाम सबने सुना है, लेकिन यह नाम पूरा आ रहा उसका थॉमस बेबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे आगे थे और प्रभावशाली थे। वह भारत को एक असभ्य देश मानते थे, यानी मैकाले की दृष्टि में भारत एक असभ्य देश था, ठीक है, और जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। इसके मुताबिक, मैकाले के मुताबिक भारत को एक सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। उनके मुताबिक या मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा है वो इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष या समकक्ष नहीं थी। यानी कहने का मतलब इंग्लैंड हर दृष्टि से बहुत आगे था। मैकाले का ये कहना था कि एक अच्छा यूरोपीय पुस्तकालय है, ठीक है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समुच्चे देसी साहित्य के बराबर है। यानी जितना साहित्य अरब साहित्य है, जितना साहित्य भारत साहित्य, उस सारे साहित्यों को मिला लिया जाए तो अंग्रेजों की पुस्तकालय का एक अच्छा खाना है वो भी इन सब साहित्य पर भारी पड़ जाएगा। इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दे दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान, दर्शन आदि के क्षेत्र में हुए विकास से भी अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका मानना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का एक रास्ता हो सकता है। इसलिए इन सब को क्या पढ़ाया जाए? अंग्रेजी पढ़ाई जाए। मैकाले के मिनट्स यानी मैकाले का विवरण, उस आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें अक्सर से लगभग अंग्रेजी को मान लिया गया और यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए, यानी उनको प्रोत्साहन देने की कोई जरूरत नहीं है। इन संस्थाओं को तो अपने आप शरण का शिकार होते रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। यानी ऐसे मंदिर, वो भी अंधकार के, जो अपने आप ही शरण का शिकार हो रहे हैं, समाप्ति की ओर जा रहे हैं, ऐसे संज्ञा दी गई। किसको? एक तो दी गई कलकत्ता मदरसे को, दूसरा बनारस संस्कृत कॉलेज को। अब देखिए हुआ क्या कि अब स्कूलों में अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपी। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसने प्रयास किया? ये प्रयास था मैकाले का, जिनकी बातों को अपनाया गया था। व्यवसाय के लिए शिक्षा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। यानी ब्रिटेन में भी क्या था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, वो या गवर्नर जनरल को निर्देश दिया करता था। तो उन्होंने भी एक नोट भेजा कि कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से वो नोट आया था। किसके नाम से? चार्ल्स वुड के नाम से। इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच के नाम से जाना गया। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ हो सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, भारत की शिक्षा पद्धति कमोबेश आज भी वुड डिस्पैच पर ही आधारित है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक भी बताया गया। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास करने में मदद मिलेगी। यदि उनको यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाएगा तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और वो ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि उनको ब्रिटिश सत्ता या उनको यूरोपीय प्रभाव में डालने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यूरोप के प्रति उनके अंदर प्रेम आदर भाव पैदा हो जाए और वो यहाँ की चीज़ें अपनाना शुरू कर दे। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया
कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान हो जाएगा। यानी भारतीयों का जो नैतिक चरित्र है उसका उत्थान करने के लिए भी यूरोपीय शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी देखिए बाहर यूरोप से जब कर्मचारी मंगाती जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा हो तो उसके लिए से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब वही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग यहाँ मिल जाएंगे तो उनको कम खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? या अंग्रेजी शिक्षा फैला दी जाएगी तो कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटि से भरा पड़ा है, बल्कि ये लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही शासन के लिए आवश्यक वो निपुणता पैदा कर सकता है। तो ये साहित्य जो आवश्यक शासन के लिए निपुणता पैदा करे, काम के प्रति लोगों में दायित्व पैदा करे, समर्पण का भाव पैदा करे, ये साहित्य यूरोपीय साहित्य ही कर सकता है। ये बात अंग्रेजों के द्वारा कही गई। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। उस कदम में क्या थे? सरकारी शिक्षा विभागों का गठन कर दिया गया। ये देखिए क्या किया गया? सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए, यानी विश्वविद्यालय भी बनाए जाए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यानी 1857 की क्रांति हो रही थी, उसी समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के भी प्रयास इस समय जारी थे। ठीक है, अब देखिए नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने, ठीक है, भारत में जो सक्रिय ईसाई प्रचारक थे उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का विरोध किया। उन प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना है। उनकी व्यवसायिक निपुणता नहीं है, शासन निपुणता नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन या नैतिक चरित्र को उभारना ही उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य है। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही दिया जा सकता है। यानी उनका नैतिक उत्थान कैसे हो, ये तब संभव है जब उनको ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाए। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारक की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष होगा और लोग भारत में अंग्रेजी उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ये कब था? ये 1813 तक कंपनी को ऐसा लगता था कि यदि अपने प्रचार करेंगे तो अपने लिए मुश्किल होगी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यानी जब ब्रिटिश नियंत्रण था वहाँ उन्होंने संस्था स्थापित नहीं की, उन्होंने सेरामपुर के अंदर मिशन खोला और यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में ही छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज भी खोल दिया गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोल दिए गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। यानी 1857 की जब क्रांति हुई तो उन्होंने अंग्रेजी सत्ता ने महसूस कर लिया था कि लोग अंग्रेजी सत्ता, शिक्षा, साहित्य, उस चीज़ को, रहन सहन को या अंग्रेजी सत्ता के हिसाब से समाज को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इन मिशनरी पर या इनको प्रचारक शिक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता भी खर्च करने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्यों, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ है वो देशी लोगों को भड़काने का काम कर सकती है। इसलिए सरकारों ने अपने कदम पीछे खींचने प्रारंभ कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से
जो स्थानीय पाठशालाएं हैं उनके साथ क्या हुआ जब अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षाएं स्थापित कर दी।